हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लीगल वर्ल्ड। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी के बारे में। नॉर्मली क्या होता है, सबको पता है कि अगर कोई गलती करता है तब भी लायबल होता है, अगर वो लॉ स्टूडेंट हो या ना हो। जनरल पर्सन को भी ये पता है। लेकिन आपको पता है नो फॉल्ट लायबिलिटी के बारे में? नो फॉल्ट लायबिलिटी क्या है? नो फॉल्ट लायबिलिटी का मतलब है अगर आप कोई भी गलती नहीं करते हैं लेकिन फिर भी आप लायबल होते हैं। कैसे? तो चलिए जानते हैं। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में जो रिडल वर्सेस का केस है, रिडल वर्सेस फ्लेचर का केस, वो 1868 में हुआ था। रिलायंस जो है उनका था कोल माइन और फ्लेचर का था वाटर मिल। तो फ्लेचर ने अपनी वाटर मिल के लिए रिजर्वायर बनवाने का प्लान किया और उन्होंने कुछ इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर हायर किया। और जब रिजर्वायर बन रहा था तब इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर ने देखा उनकी ज़मीन में कुछ सॉफ्ट माइंड है और उसको ना ही रिपेयर किया और ना ही कवर किया और ना ठीक से ध्यान दिया। उसकी वजह से जो रिजर्वायर है वो बर्स्ट हो गया और बर्स्ट होके पूरा पानी बाहर आ गया और बाहर आके चला गया रिलायंस के कोल माइन में। इससे तो रिलायंस को भारी नुकसान हुआ था। तब रिलायंस ने फ्लेचर के ऊपर सूट फाइल किया। तब फ्लेचर कहता है कि ये गलती तो मैंने नहीं किया, ये तो गलती इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर की है। लेकिन फिर भी रिलायंस फ्लेचर से ही कंपनसेशन मांगता है। तब लॉर्ड ऑफ हाउस से जजमेंट देते हुए कहते हैं फॉल्ट किसी की भी हो, इसके लिए लायबल तुम ही हो। तो ये था स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। और जनरल प्रिंसिपल जो रूल है, मतलब स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के क्या ज़रूरी है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के लिए अगर किसी के ऊपर अप्लाई होता है तो उसके लिए क्या ज़रूरी है। नंबर 1, डेंजरस थिंग। डेंजरस थिंग का मतलब क्या है? खतरनाक चीज़। अगर कोई चीज़ आप लाते हैं अपने स्पेशल यूज़ के लिए और वो खतरनाक है, डेंजरस है। नंबर 2, स्केप। स्केप का मतलब है बाहर आना, मतलब ऐसा कोई आप चीज़ लाते हैं, डेंजर चीज़, जो आपके लैंड के अंदर होना चाहिए, ना कि बाहर जाना चाहिए। नंबर 3, नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड। नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड का मतलब है जो आप डेंजरस चीज़ लाते हैं वो नॉन नेचुरल है अपने लैंड पे। ये तीनों होना ज़रूरी है। बेसिकली अगर आप किसी के ऊपर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी अप्लाई करना चाहते हैं तो नंबर 1 और नंबर 2 का क्वालिफाई होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये दोनों क्वालिफाई हो गया तभी आप स्ट्रिक्ट लायबिलिटी अप्लाई कर सकते हैं। अब ये तो हो गया प्लेंटिफ का। अब आ जाते हैं डिफेंडेंट में। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में डिफेंडेंट का भी कुछ एक्सेप्शन दिया गया है। अगर डिफेंडेंट क्यों लायबल नहीं है और क्यों लायबल है, तो चलिए इसका एक्सेप्शन देख लेते हैं। नंबर 1, प्लेंटिफ्स ओन डिफ़ॉल्ट। प्लेंटिफ ओन डिफ़ॉल्ट में एक क्लासिक केस था पॉन्टिंग वर्सेस नोक्स का। इसमें क्या हुआ था, दोनों पड़ोसी रहते थे आसपास और एक के घर में था जंगली पौधा, मतलब जहरीला पौधा, और एक के घर में था घोड़ा। तो उस घोड़े ने उस जहरीले पौधे को खाया और वो मर गया। तब वो सूट फाइल करता है। लेकिन जैसे कि यहाँ पे कहा गया था डेंजरस थिंग, ये डेंजरस थिंग तो है लेकिन अपने लैंड के अंदर ही है, एस्केप नहीं हुआ, तो आप इसमें स्ट्रिक्ट लायबिलिटी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। नंबर 2, एक्ट ऑफ गॉड। अगर कुछ आप डेंजरस थिंग लाते हैं और आपके वो आउट ऑफ कंट्रोल है, मतलब आपके कंट्रोल में नहीं है, अनप्रेडिक्टेबल चीज़, तब आप एक्ट ऑफ गॉड की मदद ले सकते हैं। इस केस में इसके ऊपर एक केस है जो है निकोलस वर्सेस मार्शलैंड का। इस केस में हुआ था हेवी रेनफॉल की वजह से और एक जो आर्टिफिशियल लेक था उसका, और आर्टिफिशियल लेक की वजह से बहुत सारे ब्रिजेस टूट गए और उस पर बाढ़ आ गया और बाढ़ की पानी से उसके पड़ोसी के घर में पानी चला गया। तो उसने सूट फाइल किया। तब ये तो रेनफॉल की वजह से हुआ था, तो आप इसके बचने के लिए एक्ट ऑफ गॉड की मदद ले सकते हैं। नंबर 3, कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर कोई पर्सन, मतलब 2 पर्सन अपने फ़ायदे के लिए, मतलब उसका अपना फ़ायदा है दोनों का ही, इसके लिए अगर कुछ चीज़ लाए तो वो दोनों ही
डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकता है। नंबर 4, एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी। इसका मतलब क्या है? जैसे कि आपने इस केस में देखा रेनॉल्ड्स वर्सेस फ्लेचर में, फ्लेचर ने जो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर हायर किए थे उसकी वजह से रिजर्वायर का ऐसा हुआ था। अगर कोई थर्ड पर्सन आके ऐसा करता तब रेनॉल्ड्स फ्लेचर पे सू फाइल नहीं कर पाता। नंबर 5, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। इसका मतलब है अगर गवर्नमेंट कुछ ऐसा चीज़ बनाता है जैसे कि ब्रिज, हाईवे और भी बहुत सारे कुछ, अगर इससे किसी को हार्म पहुंचता है तब इसके लिए कोई लायबल नहीं होगा। तो ये तो हो गया स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। अब आ जाते हैं एब्सोल्यूट लायबिलिटी में। तो चलिए देख लेते हैं। एब्सोल्यूट लायबिलिटी क्या है? MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस 1984 में हुआ था और इस केस को हम भोपाल गैस ट्रेजेडी के नाम से भी जानते हैं। इस केस में क्या हुआ था? 2 दिसंबर की रात को यूनियन कार्बाइड ने भोपाल में कुछ प्लांट लगाए थे और उसमें बहुत सारे मैन्युफैक्चर चीज़ भी बनते थे और उस प्लांट की कुछ गलती की वजह से मिथाइल आइसोनेट और बहुत सारे टॉक्सिक गैस लीकेज हो गया और वो फैलने लगे और पूरे बाहर भी फैल गया। इसकी वजह से बहुत सारे लोग इंजर्ड हुए थे और 3000 लोग मारे गए थे। तो ये केस था MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का और ये एब्सोल्यूट लायबिलिटी में अप्लाई किया गया था। इसी से एब्सोल्यूट लायबिलिटी अप्लाई होना शुरू हुआ था। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी का डिफरेंस जो है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी कहता है इंडिविजुअली पर्सन्स को, लेकिन एब्सोल्यूट लायबिलिटी जो है वो इंटरप्राइजेस की बात करता है, मतलब कमर्शियल ऑब्जेक्ट बिजनेस के बारे में। और क्या कहता है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी? स्ट्रिक्ट लायबिलिटी की ज़रूरत है स्केप होना, लेकिन जो हार्मफुल चीज़ है वो स्केप होना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे जो हज़ार्ड एक्टिविटीज़ है, मतलब डेंजरस चीज़, वो स्केप होना ज़रूरी नहीं है। तो ये था डिफरेंस। तो आप लोगों को पता चल गया होगा स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और एब्सोल्यूट लायबिलिटी के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और हाँ, अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में बताएं और प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।